छतरपुर जिले के एक युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीति शुरू की थी और अपने किन शिखरों तक वहां पर किस तरह की कठिनाइयों का सामना करके आज भारतीय जनता पार्टी के 2 बार वो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और 2 बार वो महामंत्री भी रहे और राजनगर विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। लेकिन आइए उनसे हम रूबरू होंगे और उनसे पूछेंगे कि राजनीति ही क्यों उन्हें पसंद आई। आगे मेरा एक सबसे मानना है ये कि आपने जब राजनीति का प्रारंभ किया, क्या मकसद रहा कि जो आपको राजनीति में आना पड़ा और क्यों राजनीति आपको पसंद आई, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कोई मेरा ये राजनीति को सोच करके मुझे राजनीति करना है या सोच करके मैं राजनीति में नहीं आया था जी। मैं तो चूँकि यहाँ पर एक छोटे से परिवार से आता हूँ, यूपी में एक गांव है, वहाँ का रहने वाला था। बचपन में मेरे भाई जब मैं 3 साल का था तब उन्हें लेकर के छतरपुर आ गए थे। तो यहाँ पर मैंने भैया के साथ रह कर के पढ़ाई की। जब मैं स्कूल में गया तो वहाँ पर भी मैं देखता था कि जो हमारे छात्र भाई होते थे, जो स्टूडेंट होते थे, वो यही समस्याओं को लेकर के परेशान होते थे। तो ये सोच करके कभी मैंने राजनीति उस टाइम पे तो कोई सोचा ही नहीं थी कि मैं राजनीति करूँ, लेकिन लोगों की मदद करना, लोगों के साथ संघर्ष करना, लोगों को न्याय दिलाना, ये मेरे स्वभाव में थोड़ी सा शुरू से रहा कि कोई अगर परेशान है, ये नहीं कि राजनीति को सोच करके, तो उनकी मदद करना मेरा उद्देश्य रहता था। यही करते करते कॉलेज में आया तो मैंने जो स्टूडेंट रहते थे उनकी लड़ाई लड़ी, उनकी मदद की। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे संगठन से जुड़ा जो राष्ट्र के लिए काम करता है, जो छात्र हित में काम करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मैं कॉलेज में संपर्क में आया। वहाँ पे जो हमारे जो नेता थे, जो हमारे उस टाइम पे जो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता थे, उनने मुझे कितने वर्ष तक आपने जो विद्यार्थी परिषद में काम किया? और मैंने लगभग 4 वर्ष, 1 साल में जिला आंदोलन प्रमुख रहा, फिर 1 साल जिला सहसंयोजक रहा, 2 साल में जिला सहसंयोजक, लगभग 4 वर्ष मैंने विद्यार्थी परिषद में रह करके विद्यार्थियों के लिए जो लड़ाई लड़ सकता था, विद्यार्थियों के लिए जो अच्छा से अच्छा कर सकता था। चूँकि यूथ और विद्यार्थी मेरे साथ रहता था, जब उनकी समस्याओं की लड़ाई लड़ता था, मुझे देखने में आया कि जो बेचारे परेशान रहते थे, जो दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से जो छात्र आते थे, तो उन्हें यही पता नहीं रहता था कि हमारा एडमिशन कैसे होना है, हमारी फीस कहाँ जमा होनी है, हमारी फीस कम होनी है तो कैसे होना है, हमारा बजट। उसके बाद आपका जो ग्राफ बढ़ता चला गया, आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद आप युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पहली बार बने थे। तो जो युवा मोर्चा की और किस तरह की आपने युवाओं के लिए काम किया, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जैसा कि मैंने कहा ना कि जीवन में मुझे जो विद्यार्थी परिषद ने दिया, मैं विद्यार्थी परिषद कॉलेज में काम करते करते मुझे खुद पता नहीं चला कि कब मैं राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष राजनीति में आया या किसी राजनीतिक दल से मैं कब जुड़ गया। मैं चूँकि विद्यार्थी में काम किया तो बहुत यूथ जो छात्र थे, पूरे ज़िले में घूम घूम करके मैंने 4 साल छात्रों के बीच में काम किया। अच्छे जो युवा साथी रहते थे, छात्र रहते थे, वो हमारे साथ जुड़े थे पूरे ज़िले के। तो चूँकि भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम पे हमारे संगठन मंत्री जी थे आदरणीय शैलेंद्र बरुआ जी, उनने मुझे अचानक एक दिन बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम्हें युवा मोर्चा में काम करना है, विद्यार्थी परिषद में काम कर चुके हो। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, चूँकि उस टाइम पे हमारे संगठन मंत्री, ये सौभाग्य का विषय है कि आज जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं आदरणीय बीडी भाई साहब, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे विद्यार्थी परिषद के। तो चूँकि मैं उनका ऐसा मानना था, वो मुझे कहते थे कि अभी तुझे और काम करना है परिषद में। चूँकि मेरी बात हो चुकी, तो मैंने कहा भाई साहब मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे भाई साहब से अनुमति लेनी पड़ेगी, मेरी हिम्मत नहीं है। तो उस टाइम पे चूँकि बरुआ जी भाई साहब, बीडी भाई साहब की आपस में जो भी बात हुई मुझे पता नहीं है, और उन्होंने मुझे जैसे कि आपने बताया कि आप छोटे से गांव से आए थे, एक निम्न परिवार से ही आप बिलोंग करते, जहाँ तक मैं भी जानता हूँ। तो जब आपने ये सब अपना ग्राफ चालू किया तो आपको किस तरह ऐसी कठिनाइयाँ भी तो सामने आई होंगी कहीं ना कहीं? हमें जैसे क्या होता है राजनीति में, हमने देखा होगा छात्र संघ के चुनाव में भी छात्रों के भी होगा, क्योंकि पैसा भी खर्च होता है, कहीं ना कहीं मेहनत भी लगती है, रातों रात हमें कई बार दिन रात भी घूमना पड़ता है। तो वो जो आप काम करते थे वो किस तरह मैनेज करते थे अपने आप को, क्या?
मैंने सोचा ना कि जीवन में ये मेरा सूत्र रहता है कि काम करते चलो, क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा, इस पे कभी नहीं सोचा मैं तो अपनी, हाँ, जो चीज़ें मिली, जो मुझे जिम्मेवारी दी गई, चाहे वो विद्यार्थी परिषद में हो, चाहे वो युवा मोर्चा में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, उसको कैसे अधिकतम मेहनत, और कुछ अपने पास था नहीं, पैसा था नहीं, कोई बड़ा नाम था नहीं, परिवार का कोई बैकग्राउंड था नहीं, तो अपने पास केवल एक पूंजी थी, वो थी मेहनत। मेहनत पे अपन ने फोकस किया कि मेहनत, जो भी मुझे जिम्मेवारी दी उसको कैसे मैं अच्छे से अच्छे निभाऊं, तो मैं अपना काम करता चला गया। पार्टी ने और संगठन ने, ये अपनी पार्टी और संगठन की महानता कहूँगा कि इसमें कोई बड़ा परिवार का बेटा होना आवश्यक नहीं है, कोई राजघराने में पैदा होना आवश्यक नहीं है, कोई बैकग्राउंड होना आवश्यक नहीं है, कोई पूंजीपति होना आवश्यक नहीं है। इसमें तो काम करोगे तो पता नहीं किस दिन कहाँ पर। अब सोचो ना, मेरे जैसे आप भी जानते हो, मुझे बचपन से सब जानते हैं कि अपन कोई बड़े परिवार से नहीं थे, सब एक छोटे से मोहल्ले में रहते थे, चौबे कॉलोनी में निवास करते थे, वहाँ गलियों में घूम करके सब लोगों के साथ मिल करके इस राजनीतिक क्षेत्र में आए, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए। पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, 9-8 साल मुझे युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। 2 कार्यकाल जो थे उनमें मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा। पार्टी ने मुझे महामंत्री, उपाध्यक्ष बनाया, महामंत्री बनाया। मुझे खुद पता नहीं था, जब मुझे टिकट मिली, मानता सब कोई है। अच्छा, एक आप जैसे कि सुर्खियों में भी रही है, जैसे आपने बताया युवा मोर्चा के बाद में आप जब पार्टी में आए, आपको जिला में पद भी मिला था, तो कहीं ना कहीं हमने सुना था कोई विवाद महामंत्री को लेकर, ऐसा कोई विवाद था क्या? पहले अपने थोड़ी सा राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो ये सब चलता है, क्योंकि मांगने वाले 10 होते हैं, मिलता एक को है, लेकिन एक परिवार है ये हमारा, ये संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के। और राजनीतिक दलों को देखा हो, जब भी घोषणाएं होती हैं, जब भी कोई निर्णय होते हैं बड़े, तो कुर्सी टूटना, लात जूते चलना, ये सब होना, ये बड़ी चीज़ें रहती थी। लेकिन महामंत्री को लेकर के या मेरे किसी उसको लेकर के कोई ऐसा महामंत्री में कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ था, है ना। तो हमारे संगठन में निर्णय होने के बाद सब स्वीकार करते हैं और सब उसको यह सोच करके कि ये पार्टी का निर्णय है, इसमें हमें सबको सहमति दे करके पार्टी के हित के लिए, पार्टी को बढ़ाने के लिए काम करना। अब ये सब। अच्छा, अब बात करते हैं अपन थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर। जब मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत भी की, कोई लगातार शिवराज जी मुख्यमंत्री भी बना रहे थे। बीच में कुछ ऐसे 15 महीने काल आया कि सरकार भी आपकी भारतीय जनता पार्टी की चली गई। क्या कमियां रही होंगी सरकार के अंदर में, या क्या होगी लोगों के अंदर मानसिकता? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित पर भी काम करती है। उस टाइम पे आपने किसानों के लिए 0% ब्याज भी लागू किया। क्या कारण रहा जो कि पार्टी सरकार कांग्रेस की आई, भाजपा क्यों निकली, क्या कारण रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगभग 15 साल से मध्य प्रदेश में शासन था भारतीय जनता पार्टी का। एक तो इंडियन कमेंसी भी होती है 15 साल की, लेकिन हमें कहने में गर्व है कि अगर वोट परसेंटेज देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा था। चूँकि सीटों के आंकड़ों के कारण सरकार हमारी नहीं बनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती तो झूठ बोल करके फिर से सरकार, लेकिन क्योंकि हमें सरकार में रहना था, हम झूठ बोल करके सरकार में नहीं रहना चाहते थे। उनको ये था कि हमारी सरकार कैसे भी बने, हमें सरकार में आना चाहे, वो झूठ बोल, उन्हें पता था कि हम 5 साल ही रह पाएंगे, झूठ बोल करके बना लें तो। लेकिन उनने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, उनने कहा हम बेरोजगारी भत्ता 4000 रुपये देंगे, उनने कहा 51,000 शादी में देंगे। कई प्रकार की उनने झूठ बोल करके लोगों को लालच दिया। जो बेचारे सीधे साधे लोग थे, उन्होंने लगा कि 2 लाख रुपए का कर्जा हमारा माफ़ कर देंगे। उन्होंने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर अगर कर्जा माफ़ नहीं करेंगे किसानों का तो अपना मुख्यमंत्री बदल देंगे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने कहा, लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ। जब चूँकि जो नेता थे, आदरणीय मैं सिंधिया जी को कहूँगा कि उन्होंने भी यही कह करके जनता के बीच में गए थे, जनता से समर्थन मांगा था। और जब ये सब नहीं हुआ, मुख्यमंत्री चूँकि सिंधिया जी को बनना था, जनता ने यह सोच करके, उन्हें वो गद्दार कहते हैं, उन्हें बात तो सुनी है, उन्हें यह सोच करके जनता ने वोट दिया था कांग्रेस को कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ये कुछ करेंगे। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, वो झूठ बोल करके मुख्यमंत्री बने। उनने, आपने पता है, अगर आप पता करेंगे, आप भी फील्ड में घूमते हैं,
कि किसानों का 2 लाख रुपए का एक व्यक्ति नहीं मिलता है पूछने पर कि किसका 2 लाख रुपए माफ हुआ, किसी का नहीं हुआ। महंगाई भत्ता नहीं मिला, 51,000 रुपए शादी के नहीं मिले, और भी जो भी योजना प्रलोभन दे करके सरकार में आए थे, एक भी पूरी नहीं हुई। सिंधिया जी चूँकि स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उन्होंने देखा कि आगे फिर भी हमें जीवन में राजनीति करना है। ये तो वो लोग हैं कि उन्हें पता है कि 5 साल राजनीतिक जीवन है, उसके अलावा उनके बेटे ही राजनीति में आएंगे, उनको नहीं रहना है। लेकिन सिंधिया जी को पूरे जीवन राजनीति करनी थी। उन्होंने अपने भविष्य के बारे में सोचा कि अगर हम अगली बार फिर से मैदान में जाएंगे और हम जनता से कहेंगे कि हमें वोट दें, तो जनता हमें मुँह पर जवाब दे देगी कि आपने जो वादे किए थे, जो हमसे झूठ बोल करके सरकार में आए थे, आपने वो एक भी पूरे नहीं किए। इसलिए सिंधिया जी ने अपने जो विधायक, जो बेचारे विधायक थे, जिनको लगा कि हम झूठ बोल करके सरकार में नहीं आए हैं, उन्हें नहीं पता था कि यह एक योजना के तहत किया जा रहा है, लोगों को झूठ बोल करके योजनाबद्ध तरीके से अपने और आकर्षित करके सरकार में आएंगे। उन्हें वादा पूरे नहीं करने थे, तो उन्होंने यह तय किया कि हम झूठों के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें आगे भी राजनीति करना है, जनता को मुंह दिखाना है, जनता के सामने जाना है। जब वो जाते थे क्षेत्र में, लोग कहते थे कर्जा क्यों माफ नहीं हुआ, जब वो कहते थे कि ये क्यों नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का आरोप तो था भारतीय जनता पार्टी पे कि कहीं ना कहीं पर खरीद फरोख्त के भी आरोप भी लगे थे भाजपा पर। इसके बारे में क्या आप जानते हैं? देखिए, सिंधिया जी को खरीदना, विधायक उनके और भी थे, विधायक भी हैं, तो ये मैं कोई खरीद फरोख्त नहीं मानूंगा। आप जानते हैं, आदमी सरपंची से इस्तीफा नहीं देता है साहब। आप कांग्रेस भी खरीद के दिखा देना, मोल उनके भी हैं, लेकिन विचार के लिए लोग आते हैं। उन्हें ये समझ में आया कि जनता का हित केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और सत्य बोल करके विकास के नाम पर जो वोट भारतीय जनता पार्टी मांगती है, और जो उनके विधायक आए थे, तो विकास देख करके और यह सोच करके कि आने वाला भविष्य भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के। अरविंद जी की, जैसे कि आप राजनगर विधानसभा से चुनाव भी लड़े, पार्टी ने आपके ऊपर बहुत भरोसा किया था, ऐसा क्या था कि जो पार्टी ने आपको तत्काल प्रभाव से कि युवा नेता हैं अरविंद पटेल है जी, उनको राजनगर विधानसभा से लड़ाया है, तो पार्टी की जो नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व में ऐसी क्या चीज़ अच्छी लगी थी, तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए, मैंने बताया ना कि मैं तो काम करता चला गया, मुझे नहीं पता था कि मुझे, क्या आपको पहले पता थी कि मुझे राजनीति? नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। हाँ, ये मैंने तय किया था कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में अब टिकट भी मांगना है, तो राजनगर क्षेत्र में मैंने जाना शुरू कर दिया था लगभग 2 साल पहले से। उस क्षेत्र में चूँकि सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, केवल एक सीट थी यहाँ पर भारतीय जनता, चैलेंजिंग काम था कि यहाँ पर विधायक नहीं है, तो मैंने सोचा था, और मुझे बचपन से चैलेंजिंग काम करने में थोड़ी अच्छा लगता है, आनंद, जो जैसे सीधी धार में तो सब कोई पहले उल्टी धार में तैर करके पार करो, तो फिर उसका आनंद ही अलग है। तो मैं चूँकि राजनगर क्षेत्र में काम किया, जा कर के वहाँ पर मैंने प्रयास किया। ये भारतीय जनता पार्टी ही है, और कोई ऐसा दल नहीं है कि जिसमें मुझे खुद पता नहीं था कि मेरी टिकट होने वाली है। जब पट्टी चली, लोगों ने कहा कि आपकी टिकट हो गई। हाँ, 1-2 दिन पहले मुझे शीर्ष नेतृत्व ने, जो हमारे उस टाइम के संगठन के आदरणीय आशुतोष तिवारी जी थे, तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि तुम्हारी टिकट हो रही है या होगी। उन्होंने ये कहा था कि तुम यहाँ नहीं घूमो, तुम घर जाओ और पार्टी के लिए काम करो। 6 की 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की जीतनी चाहिए। मैं उदास होकर के घर आ गया था, अपने काम में लग गया था। राजनगर क्षेत्र में मेरा ऐसा मानना, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, अपन पार्टी के लिए काम करेंगे और जिताएंगे। ईश्वर ने, भगवान मतंगेश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया, सभी कार्यकर्ताओं ने, सब ने मिल करके पूरा मनोयोग से चुनाव लड़ा। सफलता मिलना ना मिलना ईश्वर के हाथ में होता है, भाग में होता है। मुझे पार्टी ने दिया जितना, वो मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को जो मिला है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अच्छा, एक हम लगातार सीटें जीत रहे थे, केवल एक विधानसभा, जैसे आप बता रहे हो राजनगर विधानसभा पर हमारे हाथ से निकल जाती थी। इस बार क्या कारण रहा, क्या चूक हुई भारतीय जनता पार्टी से, जो कि हमारी ये जो सीटें कम हुई, और हमारे पास छतरपुर भी चली गई, राजनगर तो चली गई थी, है ना, जैसे महाराजपुर भी चली, तो कहीं ना कहीं समीकरण खराब किए कि आम तो ऐसा कभी कभी हो जाता है समीकरण में। तो पहले भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीतती थी, अब भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीती है, तो कहीं ना कहीं हो जाते हैं, राजनीति है। आगे हम प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की गलतियां ना हो, जो हमसे गलतियां हो गई हैं
कहीं ना कहीं चूक हुई है। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को एक सीट मिली थी। आने वाले समय में हम इस प्रकार से प्रयास करेंगे कि 6 सीटें भारतीय जनता अच्छा, पार्टी एक बताइए कि भी लेटेस्ट में रूस का और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, एक मोदी जी का स्टेटमेंट आया हुआ है कि जो यूक्रेन में MBBS बच्चे कर रहे थे तो वो उनको हम भारत में भी MBBS कराने की बात करेगी। एक ये चीज़ आई तो क्या मानते हैं कि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, क्योंकि मास्टर के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब उनके भी बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर इस तरह के जैसे यूक्रेन से जो बच्चा आएगा उसको हम MBBS यहाँ पर सरकारी विद्यालय में दें, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी पार्टी से बात रख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर जो बच्चे हमारे देश के हैं उनको सरकारी विद्यालय दे दिए जाएं, और जो प्राइवेट जो आए हैं यूक्रेन से, हम कहते हैं बच्चे हमारे भी हैं वो, तो कहीं ना कहीं उनको प्राइवेट दे दिया जाए। तो जो एक मसला जो चला है इसके बारे में क्या कहेंगे आप, ये बात रख सकते हैं? मेरा सबसे पहले तो ये कहना है सभी से, आपके चैनल के माध्यम से, विपक्ष हो या कोई भी इस देश का नागरिक हो, 24 घंटे राजनीति नहीं देखें। मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से या पहले से भी कि आपने कुछ नहीं किया। आज मोदी जी दिन रात मेहनत करते केवल देश के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल हो। आप झूठी खबरें फैला करके, झूठी अफवाह फैला करके सोशल मीडिया में वो टूल किट जो आपकी जो राहुल गांधी जी के द्वारा जो संचालित की जा रही थी, ऐसे केवल घर में लेट करके मोबाइल पर चलाना, केवल सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैला करके मोदी जी की छवि को धूमिल करने का काम जो कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल में हो, अभी है यूक्रेन में फंसे हुए जो हमारे छात्र हैं, ये किसी ने नहीं कहा था कि लाएं नहीं लाएं, किराया नहीं देंगे, अनावश्यक उसको तूल पकड़ाया, उसमें भी राजनीति ढूंढने लगे। क्या आप खुद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी जी के अलावा और भी प्रधानमंत्री होता तो ये सब होता? क्या नहीं होता, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। इसके पहले भी सरकारें थी, इसके पहले भी आपदाएं आई, कभी नहीं किया। ये तो केवल मुद्दा खड़ा कर देते हैं जिससे कि, और उस मुद्दे ऐसा नहीं कि उन्होंने मुद्दा दिया तो मोदी जी ने दबाव के कारण उनको वापस, नहीं, मोदी जी में इतनी इंसानियत, मानवता है। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रत्येक नागरिक की जान की कीमत जानती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रत्येक नागरिक को अपना परिवार मानते हैं। उसी का कारण है कि लोगों ने जो इस तरीके से बनाया है उसको कि उनको वापस लाओ किराया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश का नागरिक जो 80 लाख की वहां पर MBBS कर रहा है, तो क्या राष्ट्र हित में वो एक किराया दे करके वापस नहीं आ सकता क्या? लेकिन विपक्ष की ओछी राजनीति है, किस प्रकार से हम माहौल बनाए जिससे कि मोदी जी की छवि धूमिल हो। तो मोदी जी की छवि धूमिल होने वाली नहीं है, वो सब जानते हैं। आज उन छात्रों से पूछो कि किस प्रकार से अपने परिवार के सदस्य के उनका उपचार करते जो हमारे यहाँ केंद्रीय 4 मंत्री बॉर्डर पर हैं, वहाँ पर जो यूक्रेन से आने वाले छात्र हैं, उनकी दिन रात मेहनत करके, चिंता करके कैसे उनको वापस लाया जाए, उसके लिए मेहनत करें। छतरपुर में वापस आते हैं, एक मुद्दा बहुत गरमाया रहता है छतरपुर के अंदर में कि मेडिकल कॉलेज आया था, फिर चला गया, फिर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने पैसे काट लिए, फिर भाजपा ने लगाया कांग्रेस। लेकिन कहीं ना कहीं आज अरविंद पटेलिया जी का एक कद इतना बड़ा हो चुका है छतरपुर शहर के अंदर में कि अपने शीर्ष नेताओं तक, तो जो ये मेडिकल का जो विवाद चल रहा है, हर चुनाव आने वाला, फिर विधानसभा आएगी, फिर मेडिकल की बात आएगी। दूसरी चीज़ यूनिवर्सिटी की जो जगह थी, हमारी यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मेडिकल तो आप भी मानते हो छतरपुर में, क्योंकि हमारे पास बुंदेलखंड के क्षेत्र में महोबा से लेके कई क्षेत्र लगे, तो क्या कारण रहा जो मेडिकल हमारे शहर को नहीं बन पा रहा? आपको शायद अनुज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये जो मेडिकल कॉलेज आया, ये भाजपा के गवर्नमेंट में आया। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि जो इस तरीके से अलग आरोप लगाते हैं कि 1.5 साल उनकी भी तो सरकार रही, उनने कौन सा टेंडर, वो तो कह रहे थे कि भाजपा ने है, तो हम तो लाए थे। नहीं, ये आपको पता होगा मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वीकृत हो गया था, जमीन स्वीकृत हो चुकी थी। हाँ, टेंडर भी आज 140 करोड़ रुपए का जो बजट में पैसा जो जारी किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उतने समय के लिए, हाँ आप भी सरकार में थे, हाँ चली गई थी, अगर आरोप लगा रहे हो, एक तो आप पता कर लेना कोई मेडिकल कॉलेज गया नहीं था, उसको टेंडर में लाने में, बजट सैंक्शन करने में समय लगता है।
तो चूंकि बीच में 15 महीने 13 महीने के लिए कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई थी, फिर आपने देखा हो 140 करोड़ रुपए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लिए सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गया है, काम शुरू हो गया है। ये आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। और उन लोगों के लिए यह भी कहना चाहूँगा कि जो श्रेय की होड़ में इस तरीके से अगर आरोप लगाते हैं तो कृपया छतरपुर के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए 24 घंटे केवल राजनीति ना सोचें ना। मैंने बता रहा हूँ ना कि लोग जोड़ने पे मेहनत करके, विकास की बात करके, इंसानियत के नाते लोगों के सुख दुख में शामिल होके या राजनीति में जो अच्छे काम है वो करके लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। केवल झूठे आरोप लगा करके, केवल राजनीतिक षड्यंत्र रच करके, केवल जातिवाद में लोगों को बांट करके राजनीति ना करें, यह मेरा निवेदन है। आप जनता के साथ छलावा ना करें, उनको झूठा नहीं। लेकिन एक बात है, यूनिवर्सिटी का पैसा था अपना, अब विलय हो गई यूनिवर्सिटी अपने में, एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनती। यूनिवर्सिटी आप भी देख रहे हो, आप पढ़े हो उस कॉलेज से, लेकिन आज यूनिवर्सिटी को देख रहे कितने कमरों में, तो अगर के अंदर में तो एक लोगों को रोजगार मिलता हमारे यहाँ पर। तो सही कहा, लेकिन ऐसा भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हाँ, उस कॉलेज को, चूंकि वो इतना पुराना कॉलेज था और उसका नाम भी बदला। हाँ, उस कॉलेज में मेरा ऐसा मानना है, ये हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि जो इतना पुराने कॉलेज को एक यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया, तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि उस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और वहाँ पर यूनिवर्सिटी संचालित होगी। यह हाँ, उसको राजनीतिक रूप में देखें तो हाँ, हम कह सकते हैं कि भाई हमारे कॉलेज को थोड़ी ना, इस कॉलेज में हम पढ़े हैं। आज पहले वो कॉलेज कहलाता था, आज वो यूनिवर्सिटी कहलाएगा। और यूनिवर्सिटी में जो हमारे वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी हैं या और भी जो भी लगाए जाएंगे कर्मचारी, तो उनको तो आज भी रोजगार मिलेगा ना। कोई ज़मीन या बिल्डिंग बनाने से रोजगार नहीं मिलेगा, वो तो पूरे फैकल्टी हैं, जो भी डिपार्टमेंट खोलेंगे वो सब यथावत रहेंगे। और जो भी कमी पड़ेगी, अभी वहाँ पर इतनी जगह नहीं है वास्तव में, तो जो ज़मीन हमारी यूनिवर्सिटी के लिए दी गई थी उसको भी लेकर के आने वाले समय में यूनिवर्सिटी वहाँ पर भी बनाई जाएगी। जैसे कि ये छतरपुर हमारा है, हमने बचपन काटा है, देखा है, लेकिन बेरोजगारी की जो बात आ रही है, जैसे हमारे यहाँ से कई योजनाएं चली गई, तो छतरपुर का विकास की अगर लिए मैं अरविंद पटेल जिसे कहूँ कि अगर आप शीर्ष पे बात करें तो छतरपुर का विकास नहीं होना चाहिए, या यूनिवर्सिटी या अन्य कई ऐसे रोजगार यहाँ पर आए ताकि हमारे क्षेत्र के, चाहे वो राजनगर विधानसभा हो चाहे छतरपुर हो, तो युवाओं को रोजगार मिले। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आज जो बेरोजगारी का युवाओं का मुद्दा है। योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की बहुत हैं, आवास से लेके, शौचालय से लेके, राशन से लेके कई चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगार जो युवा, पढ़ा लिखा युवा है, वो बेरोजगार है। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि ये सही बात है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको एकदम में अगर कोई तथास्तु करके हाँ विपक्ष आरोप लगा सकता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। विपक्ष कह ना कह, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना कि क्या इसके पहले और सरकारें नहीं थी? 15 साल से सर आपकी सरकार है, 15 साल से, और ये 4 हो गए। इसके पहले भी और जगह पर और पार्टियों की सरकारें हैं, वहाँ बेरोजगारी एकदम खत्म हो गई क्या? वहाँ पे सभी रोजगार से लगे। ये हिंदुस्तान में चूंकि जनसंख्या इतनी अधिक है, हर युवा की मानसिकता पहले मेरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं छतरपुर की बात कर रहा हूँ। फैक्ट्री लगे, यो काम हो, जैसे अपने आप छतरपुर पे भी आता हूँ। छतरपुर में भी अब आपको बता दूं कि जो भी किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें में किया गया है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो 4 लाइन हो, चाहे वो केन विधवा हो, ये मोदी जी ने किया है। छतरपुर में ये केन विधवा का जो लिंग परियोजना जो हमारी आई है, उससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार के अलावा कितनी जमीन हमारी जो सूखा बुंदेलखंड कहलाता था वो कैसे हरा भरा बुंदेलखंड हो, इसकी किसी को कल्पना ही नहीं है, इसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। जहाँ पर दुगनी तिगनी आमदनी उस किसान की बढ़ेगी, तो आप कल्पना करो कि रोजगारी, हाँ, अगर रोजगार मिलना सरकारी नौकरी का है तो मैं ये नहीं मानता हूँ। जो मोदी जी का जो सपना है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने, लोग अपने खुद के रोजगार निर्मित करें, खुद अपने उद्योग निर्मित करें, अपने खुद काम खड़े करें, जिससे कि खुद रोजगार से लगे, वो अपने अंडर में युवाओं को क्या रोजगार करें। मैंने बताया ना
की कई योजनाएं हैं, चाहे वो उद्योग विभाग के माध्यम से हो या कई स्किल लेकिन उसमें डेवलपमेंट तो के बैंक माध्यम से। परेशान कर देते हैं। बैंक परेशान करते हैं। मैंने बताया ना कि भैया पहले आप ये मत सोचो ना कि हमें सीधे 10 लाख का लोन लेना है। मानसिकता पहले हमें काम बैंक इसलिए परेशान करती है, सरकारों ने लिमिट दिया है कि भाई इतने केस आपको सैंक्शन करना है। लोग क्या करते हैं, परेशान वो लोग होते हैं कि जिनका मन ये होता है कि हमने ले करके हमको सीधे गमन करना है ना। तो लोग ले करके सरकार का पैसा ये नहीं मानते कि हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है। मैं कई ऐसे उदाहरण बता दूंगा, हमारे मित्र हैं कि जो उद्योग विभाग से जिन्हें लोन सैंक्शन कराए हैं, उनने 5 लाख का लोन सैंक्शन कराया था, आज वो करोड़ों में सफल है। क्यों? लेकिन वो उसको अपनी लिमिट बढ़ाते चले गए हैं, उन्होंने उस लोन को चुकाया है और अपने धंधे को बढ़ाया है। तो जो भी इस प्रकार की मानसिकता को लेकर काम करेंगे तो वो निश्चित रूप से सफल होंगे। सरकार की जैसी योजना है 50,000 लोन के लिए, तो कोई गारंटी की भी आ सकते नहीं, सरकार करने के लिए तैयार है। जो छोटे छोटे ग्रामीण अंचलों में जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं एवं अब जो सरकार ने उस पर काम चालू किया है, अभी तक नहीं था। कि पहले तो मैंने बताया ना कि रोजगार को मेरा सब युवाओं से यह निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि वो रोजगार मिलना केवल शासकीय नौकरी पाना नहीं है। आप 5,000 की नौकरी उसके लिए परेशान रहते हो, अतिथि शिक्षक में पढ़ाने के लिए 10-10 साल का अपने जीवन का समय निकाल देते हो, 5,000 नौकरी 5,000 की रकम के लिए। लेकिन मेरा आप सबसे ये कहना है कि आप पढ़े लिखे हो, आप अगर अपना खुद का धंधा 5,000 रुपये आप खुद बताओ कि कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करना चाहे, हम तो कहते हैं डेंटिंग पेंटिंग करने वाला, एसी सुधारने वाला, लाइट का काम करने वाला युवा है, फर्नीचर का काम करने वाला, इस प्रकार के अगर टेक्निकल काम अगर सीखता है, हम तो कहते खेती में भी युवाओं से मेरा ये निवेदन है कि केवल अपन वो जो पूर्वज हमारे बेचारे जो फसलें करते आए, आज हम टेक्निकल उससे जुड़ें, हम समझें कि कौन सी पैदावार ऐसी है जो 10 गुना आमदनी हमें देती है। इसके बारे में कोई विचार नहीं करता है। हम केवल उसको बेरोजगारी मानते हैं कि जिसको सरकारी नौकरी नहीं लगी वह बेरोजगार। सरकार ही नहीं, जैसे फैक्ट्री वगैरह शासन के द्वारा आए और ताकि ऐसे रोज का विकास हुआ हमारे, जैसे हमारे एनटीपीसी थी वो चली गई, उसके बाद प्रयास नहीं हुआ क्योंकि उसमें कई रोजगार लगे थे, कई लोग क्षेत्र के आगे लगे। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और मैं इससे सहमत हूँ। एक दिन अब मैं बताऊंगा, अभी एकदम से डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ मैं, चूँकि आदरणीय सांसद जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई है, एनटीपीसी को लेकर के चर्चा में है। पहले क्या है कि कुछ ऐसी गाइडलाइन थी जिसके माध्यम से उसको स्वीकृति नहीं मिली थी, है ना। चाहे वो पर्यावरण को लेकर के हो, चाहे वो पानी को लेकर के, उसको बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है यहाँ पर। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज केन बेतवा लिंक परियोजना है, तो पानी की जो अपन को कमी महसूस हो रही थी उसके लिए अधिक पानी, तो वो भी पूर्ति हो गई है। एक और हमें जो उसमें गाइडलाइन थी कि भाई उसकी हाइट जो मंदिरों की थी, तो उसकी हाइट मैंने एक दिन बताया था, एनटीपीसी के जो अधिकारी थे कि जो हाइट का जो बाध्यता थी वह हमारी अब पात्रता में आ गई है, उसकी हाइट की कम कर दी गई है कि इतनी हाइट तक भी हम बना सकते हैं। तो ये अब ईश्वर करेगा, अगर मेहनत सफल होती है तो हमारे यहाँ जो थर्मल प्लांट हो गया, वो सोलर प्लांट हो गया था, वो पुनः उसी। मैं आपको बता दूं कि जब बीडी शर्मा जी जब चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, मैंने चंद्रा के पास में विजय बहादुर जी गाँव में मैंने रात को इंटरव्यू लिया था उनका। मैंने उनसे यही पूछा था कि केन बेतवा लिंक का कब योजना आप चालू करोगे, बेरोजगार के राजनगर क्षेत्र को कैसे विकास करोगे। तो हम ये बात तो स्वीकार कर गए कि अगर वीडी शर्मा जी ने मुझे उस दिन का इंटरव्यू याद है और आज भी याद है, तो उनने वो जो चीज़ लागू की है उसके तो बधाई के पात्र में अपने चैनल की तरफ से भी देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं शहर तो आपका, छतरपुर तो आपका है भाई। वीडी शर्मा जी इस बार चुनाव लड़ गए, ईश्वर करे कल उन्हें भोपाल से जगह, क्योंकि आगे की दौड़ भी उनकी काफ़ी लंबी है, युवा हैं, एक्टिव हैं, सब कुछ है। तो अरविंद पटेरिया जी इस शहर के लिए व्यक्तिगत, क्योंकि शहर आपका है, आपको ही रहना है और सर 10 जवाब आपसे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि तो इस शहर के लिए नई और प्लानिंग क्या करोगे आप, जिससे कि आपके शहर का विकास हो और कहीं ना कहीं विरोधियों के भी मुंह बंद होते रहे। हमारे इस क्षेत्र में लगातार, चाहे हमारे पूर्व मंत्री ललिता यादव जी हों, चाहे अटना सिंह जी नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, उनने सब ने मिल करके जो इस शहर का विकास किया। हमने वो शहर भी देखा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, आज शहर देखा है। तो कई इस प्रकार की योजनाएं हैं, चाहे कई
कि जो छतरपुर अलग, जो विकसित छतरपुर आज सर यहाँ आप उद्योग को अगर लेकर के विकास देखें तो उद्योग बस चाहे कह लें कि नहीं लगे हैं, बाकी पूरा प्रयास करके यहाँ के जो हमारे नेतागण थे उनने अधिकतम प्रयास करके इस छतरपुर को अच्छा बनाने की प्रयास किया है। और आगे चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे और भी उद्योग हों जो आपका मानना है। आप देखो तो रेलवे स्टेशन है, जो रेलवे लाइन आई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आई है। आप चाहे यूनिवर्सिटी ले लो, मेडिकल कॉलेज, इसके पहले अपन सपना मानते थे कि छतरपुर में कभी रेलवे स्टेशन भी होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से केन वेदवा, फिर मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि छतरपुर के विकास में जो महती भूमिका आगे 5-7 साल में जो दिखाई देगी उसमें केन वेदवा का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसमें अपन बात करते हैं तुरंत राजनीति से इसकी हटके कि हाल में भी कुछ दिन पहले शहर गर्म रहा, पिछड़ा और सामान और इस तरह का माहौल जो चला है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को में दिक्कत नहीं आएगी कि जब बंटवारा सा हो रहा है इसमें कहीं पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। ये सब समझ रहे हैं कि प्रायोजित है। हाँ। ये कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है। हम पहले से कह रहे थे कि कोई ओबीसी नहीं है, ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आता है। भारतीय जनता पार्टी का जो मुखिया जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में जब सरकार बनी तो माननीय सुश्री उमा भारती जी जो ओबीसी समाज से आती थी वह मुख्यमंत्री बने। बाबूलाल गौर जी जो ओबीसी समाज से आते थे वो मुख्यमंत्री बने। आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो ओबीसी समाज से हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कांग्रेसी से, या जो धरना कर रहे हैं, जो पीछे से जो फाइनेंस करके उनसे धरना करवा रहे हैं, आंदोलन करवा रहे हैं, कि उन्होंने कभी ओबीसी को मुख्यमंत्री बना? अभी बने थे जो मुख्यमंत्री, क्या वो ओबीसी समाज से थे? उनकी जो समाजी का पता नहीं है कि वो इस समाज से हैं। ऐसे और आने वाले समय में जो बनेंगे तो राजा ही महाराजा बनेंगे। ओबीसी समाज से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी कांग्रेस। और जो कांग्रेस आपने उस दिन मंच देखा होगा ना, पूरे कांग्रेस से भरा हुआ था, वो पर्दा फास हो गया। उन्हें लगा कि बहुत 50,000 में भीड़ आएगी पूरे जिले से। आपने खुद आकलन किया होगा कितनी भीड़ आई थी, कितने ओबीसी समाज के लोग आए थे। और जिस प्रकार से बीडी शर्मा जी को टारगेट करके जो कांग्रेस के द्वारा कुचक्र रचा जा रहा है, ये पर्दाफाश हो चुका है। सबको पता है कि ओबीसी नहीं थे, वो ओबीसी कांग्रेस ओबीसी थी। हमें गर्व है कि हमारे जो ओबीसी समाज है वो हमारे साथ है, शिवराज जी के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के लिए किया है आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। हम जात पात पे बांट करके राजनीति नहीं करते हैं। हम काम में और मेहनत करके राजनीति करते हैं। हम भाईचारे से राजनीति करते हैं। हम सबको साथ लेकर के राजनीति करते हैं। मैं चाहूँ कि मैं एक समाज से नेता बन जाऊँ तो ये नहीं है। समाजों की राजनीति वो करते हैं जिनको मेहनत पे भरोसा नहीं होता है, जिनके गांव में जाने में डर लगता है, जिन्हें रात को 2 बजे फ़ोन उठाने में डर लगता है, जिन्हें अस्पताल में मदद करने में डर लगता है, जिन्हें सरकारी योजना का लाभ दिलाने में डर लगता है, जिन्हें लोगों की मदद करने में डर लगता है, जिन्हें भाई बनाने में डर लगता है। वो केवल जात का एक आड़ लेकर के उन्हें पता रहता है कि हमें इनकी मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें इनकी सुख दुख में आवश्यकता नहीं है शामिल होने की, हमें इन्हें में लाभ देना में आवश्यकता नहीं है, हमें इनका विकास करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें लाइट नहीं चाहिए, इन्हें रोड नहीं चाहिए, इन्हें स्कूल नहीं चाहिए, इन्हें कोई सरकारी योजना नहीं चाहिए। इन्हें हमें पता है ये सीधी सीधी समाज हैं, इनको जात में बांटेंगे और अपने साथ खड़ा कर लेंगे। लेकिन अब ये बार बार आप कई सालों से इस प्रकार के छल करके सीधी सादी समाज को गलत दिशा में ले जा करके खड़ा कर देते थे। अभी और ये टारगेट केवल राजनगर विधानसभा में किया जा रहा है, ये प्रायोजित तरीके से किया जा रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद देना, ये कारण ये है कि वहाँ पर बीडी शर्मा जी चूंकि वहाँ से सांसद हैं, यहाँ पे अरविंद पटेरिया नहीं, मेरा इतना कद नहीं है। नाम तो आपका भी आ रहा था, लेकिन मैं अपने आप को इतना बड़ा नेता नहीं मानता हूँ। लोग बड़े नेता का ख्वाब देख करके कि हम बीडी शर्मा जी का नाम लेंगे तो हम प्रदेश के नेता बन जाएंगे। तो भाइयों मेरा आपसे निवेदन है कि आप काम करें,
काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन अगर ये सपना लेकर के हम चाहें कि हम राहुल गांधी जी का नाम लेकर के हमारा वो कद हो जाए, तो ये संभव नहीं है। हम कमलनाथ जी का नाम लेकर के उनका मुर्दाबाद के, उनको उल्टा सीधा शब्द बोल करके उनके लेवल पे ख्याति हासिल कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें उनको वी.डी. शर्मा का त्याग समर्पण देखना पड़ेगा कि 28 साल जो व्यक्ति देश और समाज के लिए प्रचारक बन के जिसने जीवन में काम किया है, पहले उनका 28 साल का त्याग देखो, तब वी.डी. शर्मा बन पाओगे। एक भाषण से, तलवारों के भाषण दे करके या कोई और भाषण दे करके उनकी बराबरी कर लोगे, तो ये संभव नहीं है। मैं आप सब जो हमारे नौजवान भाई हैं, अच्छी तरीके से राजनीति करें, मैं कोई, लेकिन समाज को बांट करके कोई राजनीति ना करें। आप समाज के लिए काम करें, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं भी आपके साथ खड़ा दिखाई दूंगा, लेकिन समाज के हित के लिए काम करें। समाज कैसे विकसित हो, समाज कैसे ऊंचाइयों को छुए, समाज कैसे अच्छी तरीके से काम करे, यह करेंगे तो निश्चित रूप से समाज की और क्षेत्र की भी तरक्की होगी। सब भाईचारे से रहें। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, जो छतरपुर में और जिले में सौहार्द का जो वातावरण था, सब भाईचारे से रहते थे। अभी तक ये सब चीज़ें देखने नहीं मिलती थी। लोग राजनीति की भूख में इतने पागल हो गए हैं कि वह ना तो समाज देख रहे हैं, ना हमारा क्षेत्र देख रहे हैं, ना भाईचारा देख रहे हैं, वह केवल अपनी राजनीति देख रहे हैं। आप राजनीति करिए, आप ऊंचाइयों को छुइए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप राजनीति के शिखर को छुएं, लेकिन इस तरीके से समाज को बांट करके राजनीति न करें। मेरा यह हाथ जोड़ कर निवेदन है, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये थे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अरविंद पटेरिया जी, और राजनगर विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे। लेकिन आप देखिए, मैंने इनसे बाखूबी इनसे सवाल जवाब किए, इन्होंने कई मुद्दों पर भी इन्होंने सवालों के बाखूबी जवाब दिए। लेकिन आखिर देखना क्या होगा, देखना ये भी है कि राजनीति का उठक पटक, पार्टियां अपनी सत्ता को बचाने के लिए और अपनी गलियारों में जिस तरह अपना आप को महान बनाने के लिए कहीं ना कहीं राजनीति खेलती है। इसी का नाम है राजनीति, कि अपने विरोधियों को हम किस तरह गिरा दें और अपने आप को किस तरह शो करके दिखा दें। लेकिन अरविंद पटेरिया जी ने लगातार सवालों का जवाब दिया। धन्यवाद।